गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। ज्ञानोदय ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस ऑनलाइन क्लास में हम अपने टॉपिक रेस्पायरेशन ऑफ ह्यूमन, रेस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, मानव के श्वसन तंत्र को आगे बढ़ाते हैं। पिछली ऑनलाइन क्लास में हमने ये पढ़ा था कि श्वसन क्या चीज़ है। तो मैंने आपको बताया था कि श्वसन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। श्वसन वह विधि है जिसमें भोजन के अंतिम उत्पाद, हम कह सकते हैं सरलतम जो यौगिक हैं, उनका विखंडन होता है और ऊर्जा का उत्पादन होता है। फिर इसमें मैंने आपको बताया था कि जीएस पोर्टर के अनुसार श्वसन की क्रिया विधि दो या श्वसन के दो प्रकार हैं, बाह्य श्वसन और अंतः श्वसन। बाह्य श्वसन में हमने ये बात की थी कि वायुमंडल की वायु को अंदर लेना और शरीर की वायु को बाहर निकालना क्या कहलाता है, बाह्य श्वसन कहलाता है। और बाह्य श्वसन में देखो क्या होता है, फिर इसके बाद में जो भी जीव है वह अपनी श्वसन सतह में क्या करता है, गैसों का आदान प्रदान करता है। वो श्वसन सतह क्या हो सकती है, उस जीव के लिए त्वचा हो सकती है, यदि कोई जलीय प्राणी है तो गलफड़ा है, या फिर कोई स्तनधारी प्राणी है तो उसमें फेफड़ा पाया जाता है। अंतः श्वसन क्या था, बाह्य श्वसन की प्रक्रिया में ग्रहण की गई ऑक्सीजन गैस भोजन को विखंडित कर ऊर्जा मुक्त करती है और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, अंतः श्वसन कहलाती है। फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अंतः श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर दो प्रकार का होता है, ऑक्सीश्वसन और अनऑक्सीश्वसन। देखो नाम से स्पष्ट है, ऑक्सीश्वसन इसका मतलब ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में होने वाली श्वसन की प्रक्रिया ऑक्सीश्वसन कहलाती है। ये बहुकोशिकीय प्राणियों की माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होने वाली प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा का अधिक उत्पादन होता है। अनऑक्सीश्वसन क्या है, अनऑक्सीश्वसन ऑक्सीजन के अभाव में होने वाली श्वसन की प्रक्रिया है और इसमें ऊर्जा का बहुत कम उत्पादन होता है और ये एक कोशिकीय प्राणियों में होने वाली प्रक्रिया है। फिर हमें मानव के श्वसन तंत्र की बात कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि मानव का श्वसन तंत्र दो भागों से मिलकर बना होता है। प्रथम भाग जिसे मुख्य भाग कहते हैं, जिसमें एक जोड़ी फेफड़े पाए जाते हैं। द्वितीय भाग जिसे सहायक भाग कहते हैं, जिसमें बाह्य नासा छिद्र, नासा गुहा, कंठ घर्षणी या घर्षणी और कंठ श्वास नली पाए जाते हैं। बाह्य नासा छिद्र के बारे में मैंने आपको बताया था कि मुख्य गुहा के ऊपर एक जोड़ी छिद्र पाए जाते हैं जिसमें वायुमंडल की वायु शरीर के अंदर प्रवेश करती है और शरीर में निर्मित हानिकारक CO2 गैस शरीर से बाहर मुक्त होती है। वह क्षेत्र बाह्य नासा छिद्र कहलाते हैं। बाह्य नासा छिद्र आगे चलकर एक नलिका में खुलता है जिसे हम क्या कहते हैं, नासिका गुहा कहते हैं या नासा गुहा कहते हैं। देखो नेजल कैविटी के बारे में मैंने आपको बताया, नेजल कैविटी की जो अंदर की जो उपकला है श्लेष्मिक स्तर की बनी होती है। आंतरिक उपकला किसकी बनी होती है, श्लेष्मिक स्तर की। और श्लेष्मिक स्तर क्या काम करता है, श्लेष्मा को सीक्रेट करता है जिससे नासिका गुहा चिकनी व नम बनी रहती है और जो गर्म वायु को ठंडा करने का काम भी करती है। इसके अलावा मैंने आपको बताया नासा गुहा में रोम पाए जाते हैं जो पुलिसकर्मी कहलाते हैं। धुएं के कण, धूल के कण, जीवाणु को रोकने का कार्य क्या करते हैं, रोम में करते हैं। एस के आकार की एक होलोइड उपास्थि पाई जाती है जो क्या काम करती है, गर्म वायु को ठंडा करने का काम करती है। या हम यूँ कह सकते हैं कि टेम्परेचर जो पृथ्वी का जो टेम्परेचर या वायुमंडल का जो टेम्परेचर है अधिक होने पर शरीर के तापमान के बराबर उस वायु के तापमान को बनाने का काम किसका होता है, होलोइड की उपास्थि का होता है। इसके अलावा नासिका गुहा में नेजल, प्रीमेक्सिला, मैक्सिला, एथेमोइड 4 प्रकार की उपास्थियाँ पाई जाती हैं। ये सभी भाग मिलकर के नासा गुहा का निर्माण करते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया नासा गुहा में एक विदर पाई जाती है, खांच पाई जाती है जो नासा गुहा को कितने भागों में बांट देती है, 2 भागों में बांट देती है। अब यदि आगे बढ़ाए टॉपिक को, तो नासा गुहा आगे जाकर के घर्षणी में खुलती है। किस में खुलती है, घर्षणी में। और घर्षणी के बारे में मैंने आपको बताया इसे कंठ घर्षणी भी कहते हैं। और कंठ घर्षणी के अंदर क्या होता है, मैंने बताया था कि इसमें ग्लोटिस और एपिग्लोटिस पाया जाता है। ग्लोटिस और एपिग्लोटिस पाया जाता है। ये अब देखो इसके बाद में कंठ में खुलेगा। कंठ एक त्रिभुजाकार आकृति है या त्रिभुजाकार संरचना होती है जो उपास्थि की बनी होती है। देखो कंठ में भी 4 प्रकार की उपास्थियाँ पाई जाती है, मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था। यदि ध्यान हो तो पहली उपास्थि है अवटू जिसे थायराइड कहते हैं, दूसरी क्रिकोइड है, दूसरी कौन सी है, क्रिकोइड जिसे मुद्रिका कहते हैं, और तीसरी है द्रविकाब जिसे एरेटिनोइड कहते हैं, और चौथी एपिग्लोटिस है जो मिलकर के कंठ का निर्माण करती हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया कंठ को स्वरयंत्र कहते हैं क्योंकि इसके अंदर एक जोड़ी वाक्तंतु पाए जाते हैं। जैसे ही वायु वाक्तंतु से टकराती है तो कंपन उत्पन्न होता है, कंपन उत्पन्न होने से ध्वनि उत्पन्न होती है। अब देखो मैंने आपको बताया कि कंठ एपिग्लोटिस, कंठ में स्थित ग्लोटिस यानी घाटी द्वार घाटी ढक्कन से बंद रहता है ताकि कोई खाद्य कण भोजन के समय श्वास नाली में नहीं पहुंच पाए। अब घाटी द्वार आगे जाकर के
किस में खुल जाता है? श्वास नली में खुले जाता है। श्वास नली क्या है? श्वास नली एक अत्यंत लंबी, लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी नलिकाकार संरचना होती है जो वायु को कहाँ लेकर के जाती है? श्वसन मार्ग से होती हुई फेफड़ों तक ले जाने का काम करती है और फेफड़ों की वायु को बाह्य नासा छिद्र से होते हुए वायुमंडल में मुक्त करने का कार्य करती है। एक पथ, एक माध्यम का काम करती है, एक मीडिएटर का काम श्वास नली करती है। इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर बता दी। इसमें सी आकार के उपास्थि छल्ले पाए जाते हैं जो हाइलिन उपास्थि के बने होते हैं और इनकी संख्या 16 से 20 होती है। कितने बताए थे मैंने आपको? 16 से 20 सी आकार के उपास्थि छल्ले पाए जाते हैं। इनका काम क्या होता है? इनका काम ये होता है कि जब श्वास नली में वायु नहीं होती है उस समय श्वास नली को पिचकने से रोकने का काम किसका होता है? सी आकार के उपास्थि छल्लों का होता है। आगे चलकर श्वास नली 2 श्वसनी में बंट जाती है और वो श्वसनी अपनी अपनी ओर के फेफड़े में प्रवेश कर जाती है। फिर अपना टॉपिक था मुख्य भाग, तो मैंने आपको बताया मुख्य भाग में एक जोड़ी फेफड़े पाए जाते हैं। अब इसकी स्थिति कि फेफड़े कहाँ होते हैं, तो वक्ष गुहा में हृदय के समीप एक जोड़ी फेफड़े पाए जाते हैं। ये गुलाबी रंग की स्पंज संरचना होती है, मांसल संरचना होती है। रंग कैसा बता दिया मैंने इसका? गुलाबी रंग का। अब देखो अपना जो मानव जो फेफड़ा है वो 2 पिंडों में बंटा होता है, दायां पिंड और बायां पिंड। पिछली कक्षा में हम चर्चा कर रहे थे दाएं पिंड को 3 भागों में बांटा गया है, बाएं पिंड को 2 भागों में बांटा गया है। दाएं पिंड के भाग कौन कौन से? तो देखो क्रमशः अग्र पिंड, मध्य पिंड, पश्च पिंड। इसी प्रकार से बाएं पिंड को भी देखो जो बायां पिंड है इसको किस प्रकार से बताएंगे कि बायां अग्र पिंड और दायां अग्रपिंड के नाम से इसको जाना जाता है। अब देखो इसका जो दायां वाला भाग उसको पश्च पिंड भी कहा जाता है। अपना जो फेफड़ा है वो एक झिल्ली से घिरा रहता है, एक आवरण से घिरा रहता है जिसे प्लूरा कहते हैं या फुफ्फुसा आवरण कहते हैं। फुफ्फुसा आवरण 2 झिल्लियों से बना रहता है। बाहरी झिल्ली पेराइटल कहलाती है, आंतरिक झिल्ली या विसरल कहलाती है। इन दोनों झिल्लियों के मध्य एक चिकना पदार्थ भरा रहता है जिसे हम फुफ्फुसा आवरणी द्रव्य कहते हैं या फिर प्लूरल फ्लूइड कहते हैं या द्रव्य कहते हैं। इसमें वायु नहीं भरी होती है, लेकिन किसी दुर्घटना के कारण यदि इसमें वायु भरी जाती है तो दोनों फेफड़े पिचके जाते हैं। वायु नहीं होने के कारण इसका जो दाब है वो ऋणात्मक दाब होता है। तो ये किसके बारे में हमने अध्ययन किया? फेफड़ों के बारे में अध्ययन किया। अब देखो जैसे श्वसनी फेफड़ों में प्रवेश करती है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक श्वसनी में बंट जाती है और वो श्वसनी आगे जाकर श्वसनिकाओं और श्वसन श्वसनिकाओं का निर्माण करती हैं। और वो श्वसन श्वसनिकाएं क्या करती हैं? अत्यंत महीन शाखाओं में या नलिकाओं में या वाहिनियों में बंट जाती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? कुपिका वाहिनी कहते हैं। जिन्हें हम क्या कहते हैं? कुपिका वाहिनी। और ये कुपिका वाहिनी अंत में एक गुब्बारेनुमा संरचना में बदल जाती हैं, घुंडीनुमा संरचना में बदल जाती हैं, जिन्हें हम वायुकुपिका वायुकोश कहते हैं। या तो वायुकुपिका कहेंगे या फिर इसे क्या कहते हैं? वायुकोश कहते हैं। देखो इस वायुकुपिका, अब वायुकुपिका है क्या चीज़? यह एक छोटी प्यालेनुमा संरचना है, छोटी प्यालेनुमा संरचना है जो 0.2 mm व्यास की होती है। 0.2 mm व्यास की होती है। इसकी सबसे पतली परत, इसकी सबसे पतली जो परत होती है किसकी? वायुकुपिका की सबसे पतली परत में रुधिर वाहिनियों का जाल होता है। अब देखो आज का टॉपिक यहाँ से शुरू हो रहा है। रुधिर वाहिनियों का जाल होता है और ये जाल क्या काम करता है? एक सतत मार्ग के रूप में, एक पथ के रूप में रुधिर का प्रवाह करने का कार्य करता है। दूसरी बात, इसकी जो सबसे पतली परत जो होती है वो आगे जाकर के श्वसन सतह या श्वसन झिल्ली का निर्माण करती है और जो 0.2 माइक्रोन मीटर की होती है। कितनी होती है? ध्यान देना, वायुकुपिका का जो व्यास है वो तो 0.2 mm है और इसकी जो श्वसन सतह है उसका व्यास कितना होता है? 0.2 माइक्रोन मीटर होता है। अब देखो बात करें इसकी श्वसन सतह की, तो इसका निर्माण किससे होता है? तो देखो इसका निर्माण कुपिका कोशिका या कुपिका उपकला, आधारी उपकला कोशिका के द्वारा होता है। तो इसका निर्माण किससे हो गया? कुपिका उपकला कोशिका और आधारी कला कोशिका के द्वारा होता है और यहाँ पर गैसों का आदान प्रदान होता है। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम था अपना श्वसन तंत्र। अब हम बात करते हैं श्वसन की क्रियाविधि कि मानव में किस प्रकार की श्वसन क्रियाविधि पाई जाती है। देखो श्वसन क्रियाविधि में वक्ष गुहा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ध्यान से देखना, वक्ष गुहा का महत्वपूर्ण योगदान होता है।
वो कैसे? तो देखो, वायुमंडल की वायु को शरीर के अंदर लेना और शरीर में निर्मित CO2 गैस को बाहर निकालना संवातन कहलाता है। क्या कहलाता है? वेंटिलेशन कहलाता है, संवातन कहलाता है, या हम कह सकते हैं इसको सांस लेना, ब्रीथिंग कहलाता है। वायुमंडल की वायु को अंदर लेना और शरीर की CO2 को बाहर निकालना क्या कहलाता है? वेंटिलेशन कहलाता है, संवातन कहलाता है, या हम इसको क्या कह सकते हैं? ब्रीथिंग कह सकते हैं, सांस लेना, श्वास लेना कहते हैं। और इसमें किसका योगदान रहता है? वक्ष गुहा का योगदान रहता है, क्योंकि अपने जो लंग्स हैं वो वक्ष गुहा में स्थिर रहते हैं। अब प्रिय विद्यार्थियों ध्यान देंगे, वक्ष गुहा का निर्माण कैसे होता है। तो देखो, इसके अग्रभाग में, या हम कह सकते हैं, अब किस प्रकार से अग्रभाग की बात करें, यह वक्ष गुहा का रूप है। तो अग्रभाग में गर्दन, अग्रभाग में गर्दन, या प्रथम भाग में क्या है? गर्दन है। और इसके पश्च भाग की बात करें, पश्च भाग की बात करें तो इसमें क्या पाया जाता है? डायफ्राम पाया जाता है। ध्यान देना, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? वक्ष गुहा किसकी बनी होती है? अग्र भाग में गर्दन होगी और पश्च भाग में या नीचे वाले भाग में क्या पाई जाती है? डायफ्राम पाया जाता है, तनपुट पाया जाता है। इसके अलावा पृष्ठ भाग में क्या पाई जाती है? कशेरुक दंड पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कशेरुक दंड पाई जाती है। और पृष्ठ का मतलब है पीठ वाले भाग में, और अधर भाग यानी नीचे वाले भाग में, अधर भाग में स्टर्नम पाई जाती है, जिसको उरोस्थी कहते हैं। ध्यान देना, जिसको क्या कहा जाता है? उरोस्थी कहा जाता है। और पार्श्व में क्या पाई जाती है? पसलियाँ पाई जाती हैं। और ये सब मिलकर के किसका निर्माण करती हैं? वक्ष गुहा का निर्माण करती है। मनुष्य की वक्ष गुहा में 12 जोड़ी पसलियाँ होती है। पसलियों की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी, जो पृष्ठ भाग में किससे जुड़ी रहती है? कशेरुक दंड से, और अधर भाग में किससे जुड़ी रहती है? स्टर्नम से जुड़ी रहती है। और ये मिलकर के वक्ष भाग कह सकते हो आप, या फिर आप ये कह सकते हो पशु का पिंजर किसका निर्माण करती है? पशु का पिंजर का निर्माण करती है। देखो, पशु का क्या है? पशु का पसलियां हैं, पिंजर, इनसे गुथा हुआ जाल जो है वो पशु का पिंजर कहलाता है। दो पसलियों के बीच में विशेष प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं। देखो, जिन्हें क्या कहते हैं? अंतरा। देखो, बाह्य अंतरा प्रशुक पेशियां, नाम देखना, बाह्य अंतरा प्रशुक पेशियां, अंत अंतरा प्रशुक पेशियां पाई जाती है, जो लगातार इन पेशियों में संकुचन करने का काम करती है, पसलियों में संकुचन का काम करती हैं। तो देखो, सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका हुआ? वक्ष गुहा का हुआ। किसमें? श्वसन की क्रियाविधि में। और वक्ष गुहा का निर्माण कैसे होता है? अग्र भाग में गर्दन है, पश्च भाग में डायफ्राम है, पृष्ठ भाग में कशेरुक दंड है, अधर भाग में स्टर्नम है, और लेटरल यानी पार्श्वों में पसलियां पाई जाती हैं। और ये मिलकर के किसका निर्माण कर देती हैं? पशु का पिंजर का निर्माण कर देती हैं। आपको ध्यान है कि मनुष्य के वक्षीय भाग में 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं, जो पीछे या पृष्ठ भाग में कशेरुक दंड से जुड़ती हैं, अधर भाग में स्टर्नम से जुड़ती हैं। और दो पसलियों के बीच में बाह्य अंतरा प्रशुक पेशियां और अंत अंतरा प्रशुक पेशियां पाई जाती हैं, जो इनमें संकुचन का कार्य करती हैं। अब देखो, श्वसन की क्रियाविधि को मनुष्य में 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, निःश्वसन। ध्यान से देखना बेटा, निःश्वसन। देखो, निःश्वसन को इनहेलेशन भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? इनहेलेशन भी कहा जाता है। निःश्वसन अंतःश्वसन है वह प्रक्रिया जिसमें O2 को फेफड़ों में भरा जाता है, या तो सीधा यूं बोलो कि वह प्रक्रिया जिसमें O2 को फेफड़ों में भरा जाता है, या फिर वह प्रक्रिया जिसमें वायुमंडल की वायु को शरीर के अंदर लिया जाता है, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? निःश्वसन कहलाती है। देखो, निःश्वसन एक एक्टिव प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? एक एक्टिव प्रोसेस है, सक्रिय प्रावस्था है, सक्रिय प्रावस्था है। क्या है? सक्रिय प्रावस्था है। और देखो, इसमें क्या होता है कि निःश्वसन के दौरान बाह्य अंतरा प्रशुक पेशियों में संकुचन होता है। प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान से देखना, आप इसको एक्सपेरिमेंट के रूप में समझ सकते हैं। आप एक जोरदार सांस लीजिए। जैसे ही आप सांस लेंगे तो देखो, वायुमंडल की वायु शरीर के अंदर प्रवेश करेगी, और जैसे ही वायुमंडल की वायु शरीर के अंदर जाती है तो निःश्वसन की क्रिया में क्या होता है कि जो बाह्य अंतरा प्रशुक पेशियां होती हैं, ध्यान से देखना, बाह्य अंतरा प्रशुक पेशियां, और इन अंतरा प्रशुक पेशियों में संकुचन की प्रक्रिया होती है। किसकी प्रक्रिया होती है? संकुचन की प्रक्रिया होती है, जिससे क्या होता है? जिससे पसलियां बाहर
या ऊपर उठ जाती है, या तो बाहर की ओर निकलती है, आगे की ओर आती है, ऊपर उठे जाती है, और जो अपनी स्टर्नम है वो नीचे की ओर झुके जाती है। ध्यान से देखना क्या होता है, इसमें एक्टिव प्रोसेस है और निःश्वासन के दौरान बाह्य अंतराप्रसुप्त पेशियों में संकुचन होता है, और बाह्य अंतराप्रसुप्त पेशियों में संकुचन होने से अपनी जो पसलियां हैं वो ऊपर की ओर उठती हैं या बाहर की ओर निकलती हैं, और स्टर्नम नीचे की ओर झुक जाती है। डायफ्राम कैसा हो जाता है, देखो डायफ्राम चपटा हो जाता है। कैसा हो जाता है, चपटा। मैं आपको बता देता हूं कि डायफ्राम का सामान्य अवस्था में आकार गुंबदाकार होता है, गुंबद के आकार का आकार होता है, लेकिन जैसे ही बाह्य अंतराप्रसुप्त पेशी में संकुचन होगा इसका आकार कैसा हो जाता है, चपटा हो जाता है। इसका आकार चपटा होने से वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। देखो इसका आकार कैसा हो गया, चपटा। चपटा होने से वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। अब देखो वक्ष गुहा का आयतन बढ़ने से फेफड़ों का आयतन भी बढ़ जाता है। फेफड़ों का आयतन बढ़ जाता है, वक्ष गुहा का आयतन बढ़ेगा तो फेफड़ों का आयतन बढ़ेगा, जिससे देखो क्या होगा कि अंदर का जो वायु दाब है कम हो जाता है। किसकी तुलना में, वायुमंडल की तुलना में। तो देखो अब हम जानते हैं वायु हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है, तो वक्ष गुहा का आयतन बढ़ने से, फेफड़ों का आयतन बढ़ने से इनकी जो वायु का जो दाब होता है वो कम हो जाता है, वायुमंडल का दाब क्या होता है, अधिक होता है, जिससे क्या होता है कि वायु है वो वायुमंडल से किस में प्रवेश कर जाती है, फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है और फेफड़ों में भर ली जाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, निःश्वासन कहलाती है। तो आप एक बार ध्यान से देख सकते हैं, निःश्वासन इनहेलेशन विधि है और यह एक एक्टिव प्रोसेस है। निःश्वासन में क्या होता है, वायुमंडल की वायु को फेफड़ों में भरा जाता है। इसमें क्या होता है कि बाह्य अंतराप्रसुप्त पेशियों में संकुचन होता है, और बाह्य अंतराप्रसुप्त पेशियां देखो जैसी संकुचित होती हैं तो अपना जो पसलियां हैं वो ऊपर की ओर उठती हैं, बाहर की ओर खिसकती है, निकलती हैं, स्टर्नम नीचे की ओर झुक जाती है, डायफ्राम गुंबदाकार से कैसा हो जाता है, चपटा हो जाता है। क्यों, क्योंकि जैसे ही इन बाह्य अंतराप्रसुप्त पेशियों में क्या होता है, संकुचन होने से जो अपना तनपुट है या डायफ्राम है, डायफ्राम में विशेष प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं जिन्हें हम रेडियल पेशियां कहते हैं, और इन रेडियल पेशियों में भी क्या होता है, संकुचन होता है, जिससे इसका आकार चपटा हो जाता है। जैसे इसका आकार चपटा होगा वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाएगा, वक्ष गुहा का आयतन बढ़ने से फेफड़ों का आयतन भी बढ़ जाएगा और भीतरी वायुदाब घट जाएगा। भीतरी वायुदाब घटने से वायुमंडल की वायु फेफड़ों में भर ली जाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, निःश्वासन कहलाती है। अब देखो 2 नंबर में उत्श्वसन है, जिसे हम बहिर्श्वसन भी कहते हैं, एक्सहेलेशन है। 2 नंबर विधि है अपनी उत्श्वसन, जिसे हम बहिर्श्वसन कहते हैं, और इसे एक्सहेलेशन मेथड भी कहते हैं। क्या होता है, निःश्वसन के बाद उत्श्वसन की प्रक्रिया होती है। ध्यान से सुनना, निःश्वसन की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद उत्श्वसन की प्रक्रिया शुरू होती है, और इस प्रक्रिया में शरीर में निर्मित हानिकारक गैस, दिमाग लगाओ कौन सी गैस बन गई थी, CO2 गैस को वायुमंडल में मुक्त करना क्या कहलाता है, उत्श्वसन कहलाता है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या है, निःश्वसन की प्रक्रिया के बाद उत्श्वसन की प्रक्रिया शुरू होती है, और इस विधि में शरीर में निर्मित होने वाली हानिकारक गैस CO2 गैस वायुमंडल में मुक्त कर दी जाती है। देखो यह एक इनएक्टिव मेथड है, इनएक्टिव प्रोसेस है, यानी निष्क्रिय प्रक्रिया मानी जाती है, और उत्श्वसन एक सामान्य विधि से होने वाली प्रक्रिया है, और इसमें किसी प्रकार का संकुचन नहीं होता है। तो क्या होता है इसमें, तो इसमें बाह्य अंतराप्रसुप्त पेशियां, डायफ्राम, अपना स्टर्नम, पसलियां अपनी मूल अवस्था में आती है। किस में आती है, मूल अवस्था में आती है, और जैसे ही मूल अवस्था में आती हैं तो क्या होता है कि वक्ष गुहा का आयतन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और वक्ष गुहा का आयतन कम होने से फेफड़ों का आयतन भी घटे जाता है, और फेफड़ों का आयतन घटने से फेफड़ों के अंदर भरी गई वायु का दाब क्या हो जाता है, वायुमंडल की तुलना में अधिक हो जाता है, जिसके कारण से ये CO2 गैस श्वसन मार्ग से होती हुई, बाह्य नासा छिद्र से होती हुई वायुमंडल में मुक्त हो जाती है। एक बार फिर से देखो क्या होता है, उत्श्वसन बहिर्श्वसन है, इसे एक्सहेलेशन कहते हैं, और इसमें
क्या होता है, शरीर में निर्मित हानिकारक CO2 गैस वायुमंडल में मुक्त हो जाती है। यह एक इनएक्टिव प्रोसेस है, निष्क्रिय प्रावस्था मानी जाती है और इस विधि में किसी प्रकार का संकुचन नहीं होता, बल्कि बाह्य अंतराप्रसुप्त पेशियां, स्टर्नम, पसलियां, डायफ्राम अपनी मूल अवस्था में आते हैं। मूल अवस्था में आने के कारण वक्ष गुहा का आयतन घट जाता है और फेफड़ों का आयतन भी घट जाता है। फेफड़ों का आयतन घटने के कारण अंदर का वायुदाब वायुमंडल की तुलना में क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो वायु अधिक दाब से निम्न दाब की ओर बहती हुई शरीर से वायुमंडल में मुक्त हो जाती है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति परिश्रम कर रहा है, मेहनत कर रहा है या फिर वो व्यायाम करता है, उस समय ध्यान से सुनना, उस समय क्या होता है कि उत्श्वसन इनएक्टिव से एक्टिव हो जाता है। यदि श्रम कर रहा है, परिश्रम कर रहा है, कठिन परिश्रम कर रहा है, तो देखो उसमें क्या होता है, निःश्वसन की दर बढ़ जाती है। निःश्वसन की दर बढ़ जाती है और निःश्वसन की दर बढ़ने के कारण ये उत्श्वसन जो है इनएक्टिव से कैसी अवस्था में बदल जाता है, एक्टिव प्रोसेस में बदल जाता है। और उसमें उस स्थिति में क्या होता है, तो देखो अंतराप्रसुप्त पेशियों में संकुचन होता है। ध्यान से देखना, अंतराप्रसुप्त पेशियों में संकुचन होता है और वक्ष गुहा का आयतन घट जाता है और शरीर में निर्मित होने वाली जो CO2 गैस है वो वायुमंडल में मुक्त हो जाती है। और एक सामान्य व्यक्ति के अंदर प्रति मिनट 12 से 16 बार क्या होती है, संवातन की प्रक्रिया संपन्न होती है। एक स्वस्थ मनुष्य है तो वो क्या काम करता है, 12 से 16 बार प्रति मिनट की दर से क्या करता है, यानी संवातन यानी वायु को लेना और CO2 गैस को छोड़ने की प्रक्रिया संपन्न करता है। तो ये पूरी की पूरी जो मैकेनिज्म थी वो किसकी थी, श्वसन की क्रियाविधि की। श्वसन मनुष्य किस प्रकार से करता है, किस प्रकार से गैस अंदर ली जाती है और किस प्रकार से गैसों को बाहर मुक्त किया जाता है। तो आज की इस क्लास में हमने क्या पढ़ा, हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या कर लिया था, रिवाइज किया और श्वसन की क्रियाविधि का अध्ययन किया। कल हम पढ़ेंगे श्वसन से संबंधित कुछ क्षमताएं हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ज्वारीय आयतन है, निःश्वसन क्षमता है, उत्श्वसन क्षमता है और अवशिष्ट क्षमता मानी जाती है। उनका अध्ययन हम कल करेंगे।